नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा, पीजीटी फिजिक्स, रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किरचॉफ साहब जो लॉ दिए, किरचॉफ्स लॉ प्रपोज किए, उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपसे बता देना चाहता हूं। ओम्स लॉ जो है V=IR वो सिंपल सर्किट के लिए उपयोगी होता है। जहां पर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वैसे सर्किट को सॉल्व कर पाना ओम्स लॉ का यूज करके संभव नहीं हो पाता है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उससे बचने के लिए किरचॉफ साहब ने दो लॉ प्रपोज किया। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जिसको करंट लॉ भी बोलते हैं या जॉनसन रूल कहते हैं, और किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं या लूप रूल कहते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे, ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है करंट लॉ या जॉनसन रूल, वो क्या बोलता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कहीं पर अगर जंक्शन है जहां पर दो से ज्यादा वायर कनेक्टेड हैं, वहां पर एल्जेब्रिक सम जो होता है करंट का वो 0 होता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। जितना करंट वहां पहुंच रहा है उतना ही करंट वहां से जाएगा। ठीक है, करंट का वैल्यू में आपका अंतर हो सकता है कि 4 वायर है तो एक वायर से आ रहा 5 एम्पियर, दूसरा वायर से आ रहा 3 एम्पियर, मगर जाते समय हो सकता है दोनों में 4-4 एम्पियर चला जाए, वो अलग चीज है। बट एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा, मतलब जितना करंट वहां आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा। ठीक है, इसी को बतलाने के लिए हम एक जंक्शन ले रहे हैं जहां पर दो वायर I1 और I4 करंट वहां पर पहुंच रहा है, जो मैं ग्रीन कलर से दिखाया हूं, और रेड कलर से वहां से जाता हुआ दिखा रहा हूं I2, I3 और I5। ठीक है, तो यहां देखेंगे आने वाले करंट को अगर हम प्लस लेंगे और जाने वाले करंट को माइनस लेंगे तो होगा I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ साइन कन्वेंशन हम ये लिए हैं कि इनकमिंग करंट को मैंने पॉजिटिव माना है और आउटगोइंग करंट को मैंने नेगेटिव माना हुआ है। जितना करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव ले रहा हूं और जो करंट जा रहा है उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा जंक्शन में कोई भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव्स एट ए जंक्शन इन ए गिवन टाइम मस्ट लीव इन द सेम टाइम, मतलब जितना चार्ज वहां पहुंच रहा है गिवन टाइम उतना ही चार्ज वहां से जाना चाहिए। ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। ये हमारा पहला लॉ हुआ। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं, पहला लॉ क्या बोलता है? किसी भी जंक्शन में जो एल्जेब्रिक सम होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो 0 होता है। जितना करंट वहां आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा। अब हम लोग दूसरे लॉ की तरफ आते हैं जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ या लूप रूल कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये बोलता क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ। पोटेंशियल ड्रॉप कहां होता है? जहां रेजिस्टेंस होता है। कितना होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। ठीक है, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ। जो क्लोज्ड पाथ होता है उसमें जो एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल ड्रॉप का और ईएमएफ का गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वो 0 होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। ये बात का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक सेल लिया हुआ है जिसका ईएमएफ E1 है, उसको रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट किया। ठीक है, और दूसरा सेल जिसका रेजिस्टेंस E2 है उसको R3 से कनेक्ट किया और बीच में एक डायगोनली R2 भी एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट मैं ले रहा हूं A, B, C, D। ये अगर हम लोग नेमिंग नहीं करेंगे तो लूप सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी। अब मान लेते हैं E1 सेल से करंट I1 निकला, E2 सेल से करंट I2 निकला और दोनों पहुंच गया इस पॉइंट पर A के पास।
तो दोनों मिल करके इधर कितना जाएगा, I1 प्लस I2, तो दोनों मिल करके गया I1 प्लस I2। फिर यहां से फिर इधर कितना चला जाएगा I2 और इधर कितना चला जाएगा I1। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस सेल से जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही उस सेल के अंदर करंट जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम लोग लूप लेते हैं, पहले हम क्लॉकवाइज लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो लूप ए बी सी ए में, ए बी सी ए में हम जा रहे हैं ए से बी, ये लूप का डायरेक्शन है। ठीक है, हमको एक सेल मिला जिसका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गए, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल गए, तो उसके ईएमएफ को माइनस लिखेंगे, माइनस E1। फिर हम इधर जा रहे हैं, करंट बी से ए जा रहा है, इसका मतलब हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं। लूप के अनुसार हम लोअर से हायर जा रहे हैं इस रजिस्टर के पोटेंशियल में, क्योंकि करंट जब बी से ए की तरफ जा रहा है और हम जा रहे हैं ए से बी, इसका मतलब हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम प्लस मिलेंगे, तो I1 इंटू R1 हो गया। बी से सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सी से ए हम जा रहे हैं, सी से ए, और हम जा रहे हैं कहां से कहां, हायर, लोअर से हायर जा रहे हैं। ठीक है, तब ना करंट आई जो है ए से सी की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए हम लिख दिए प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड विथ R2, और इन सब का सम, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप है, कितना हो गया, 0। उसी तरीके से हम दूसरे लूप के लिए लेंगे। ठीक है, ए सी डी ए जो आप देख रहे होंगे ये घूमता हुआ, ये मेरा लूप का डायरेक्शन के लिए है, ए सी डी ए। तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे उसी तरह से, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R3 प्लस E2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये जो साइन कन्वेंशन हम लिए, हम तो लूप का इक्वेशंस लिख दिए डायरेक्टली यहाँ पर, तो जो हम साइन कन्वेंशन लिए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहला चीज, EMF इज टेकन नेगेटिव, EMF के वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे व्हेन वी मतलब यहाँ लूप की बात है, हम लोग लूप ले रहे हैं, वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो EMF को नेगेटिव लेंगे। वहीं पर अगर EMF को हमको पॉजिटिव कब लेंगे, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर पोटेंशियल जो है हम फॉल करेगा, मतलब नेगेटिव लेंगे अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ जा रहे हैं, और राइज करेगा अगर डायरेक्शन अपोजिट है टू द करंट पाथ। पोटेंशियल फॉल को नेगेटिव लेंगे और पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन से ही हम लोग सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उससे मतलब नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इसमें हम किरचॉफ्स लॉ से ही आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में 4 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 2 नोन होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक अननोन होता है। अननोन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को, जिसका रेजिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, हम डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर 3। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम लोग यहाँ करंट I लिए, पॉइंट A के पास पहुंचा, गया उधर करंट I1, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1। सपोज करो इधर की तरफ जो है IG करंट आता है, ठीक है, तो उधर बचा हुआ करंट कितना गया, I1 माइनस IG, और ये सब मिल गया तो यहाँ हो गया I माइनस I1 प्लस IG, और इधर से I1 माइनस IG आया, सब मिला तो हो गया I1। हम एक बार फिर से करंट के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। आप एक एक करके देखेंगे, करंट I निकला, A के पास गया, P के तरफ गया I1, तो R के तरफ कितना गया, I माइनस I1। G जो गैल्वेनोमीटर है उसके तरफ IG गया, तो Q के तरफ गया I1 माइनस IG। फिर IG उधर से आ रहा है और R के तरफ से आ रहा है I माइनस I1, दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। Current through the arms are assumed by applying Kirchhoff's Johnson rule। ठीक है, हम जॉनसन रूल का यूज किए हुए हैं। अब अगर रूल का यूज करते हैं हम लोग, पहला लूप ले रहे हैं ABDA, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे माइनस I1P, अभी हम बताए हैं रूल के अनुसार, माइनस IG इंटू G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हम माने हुए हैं, I माइनस I1R प्लस मिलेंगे इक्वल टू 0। उसी तरह से दूसरे लूप को लेंगे,
बी सी डी ए, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। और जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा, जब कभी भी ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा, इसका मतलब बी और डी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल सेम होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो Ig के वैल्यू को हम लोग ले लेंगे 0। तब दोनों इक्वेशन में जब हम Ig का वैल्यू हम लोग 0 करेंगे और इसको फिर से मैनिपुलेट करेंगे तो हमको P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस मिलेगा। मतलब यदि हमको P और Q का वैल्यू मालूम है, R का वैल्यू हमको मालूम है, तो हम S निकाल सकते हैं जो हमारा अननोन है। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर सपोज कीजिए हमको नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, उस समय गैल्वेनोमीटर को उठा करके हम सेल की जगह लगा दे और सेल को उठा करके गैल्वेनोमीटर के पास लगा दे, तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। उस समय पॉइंट ए और पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जो हम केस अगला केस बोले, क्या बोले कि हमको नल पॉइंट मिला हुआ था, उसके बाद गैल्वेनोमीटर को उठा करके सेल के पास और सेल को उठा करके गैल्वेनोमीटर के पास अगर हम जोड़ देते हैं, तो आपस में जैसे इंटरचेंज करेंगे तो भी गैल्वेनोमीटर हमको 0 डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे 2-3 बार देखें, समझने की कोशिश करें।